Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थोड़ा सा लास्ट वीडियो को क्विक रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर है इनहेरिटेंस या जो वेरिएशन है वो टर्म्स कहाँ से आई, जेनेटिक्स से। जो जेनेटिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स से टर्म आई हेरिडिटी और वेरिएशन। अब जो हेरिडिटी है उसका मतलब है कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैसे हो रहा है, जिस प्रोसेस से हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक्स वो पढ़ाई है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ा जाता है। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल में जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरिएशन। हमने पढ़ा था मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं दैट इज बेटिसन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर जो हैं दैट इज मॉर्गन, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर हैं गेरॉर्ड। तो ये इंट्रोडक्शन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और काम आएगी लास्ट टॉपिक तक। तो ये इस पूरे चैप्टर का कोर है कि हमें इस चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। ये चैप्टर हमें कौन कौन सी टर्म से एक्वेंट करा रहा है, हमें समझा रहा है, राइट। सो विल स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो द फर्स्ट टर्म इज कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कैरेक्टर क्या होगा, हाइट, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ईयर लोब की शेप, नोज टिप की शेप। तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं अगर हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड इन कैरेक्टर्स को हम कैसे बताएंगे, तो नेचुरली ये चैप्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जब मेंडल ने डिफरेंट कैरेक्टर्स पे काम किया था तो पी प्लांट के कैरेक्टर्स थे। तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूं कैरेक्टर्स के बारे में। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। जैसे मेंडल ने लिया प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर, मटर के बीज का रंग और मटर के बीज का आकार, मटर की फली का शेप पॉड शेप, मटर की फली का रंग पॉड कलर, फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसको हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया। अब जब मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया तो मेंडल को ये दिखाई दिया कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऑल्टरनेट हैं, उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कैसे देखा गया, प्लांट हाइट टॉल थी और डॉर्फ थी, लंबा पौधा बौना पौधा, सीड का शेप राउंड था, रिंकल्ड था, झुर्रीदार था, रिंकल्ड था, राइट। तो ये सीड का शेप, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन,
नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉड का शेप, मटर की फली का शेप। तो शेप मटर की फली का इनफ्लैटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, राइट, इनफ्लैटेड था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, मतलब थोड़ा सा मटर के दाने भरे हुए हैं और थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूला हुआ है तो इनफ्लैटेड। पॉड का कलर ग्रीन, येलो, पॉड का कलर ग्रीन येलो, फ्लावर का कलर पर्पल वाइट, फ्लावर का कलर पर्पल वाइट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। अब ये तो कैरेक्टर हो गए और ये कैरेक्टर के हो गए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट कैरेक्टर। तो मेंडल ने कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, तो टोटल 17 कैरेक्टर हो गए। तो अगर हम इन टोटल देखें तो ये 17 है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ। बट अगर नॉर्मल कैरेक्टर की बात करें तो 7 कैरेक्टर पे काम किया गया। तो मान लीजिए हाइट है तो लंबी छोटी, तो ये ऑल्टरनेट हो गए। फिर अगर शेप है तो राउंड रिंकल्ड, ऑल्टरनेट हो गए। तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जब मेंडल ने इनको स्टडी किया तो मेंडल को इनको एक्सप्रेशन, जब मेंडल ने किया था तो वो मैथमेटिक्स फिजिक्स में किया था। बट जब इनके काम को रीडिस्कवर किया गया तो ये जितने भी कैरेक्टर्स थे या ये जितने भी लिए गए फॉर्म्स थे, इनको इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा गया। तो टॉल को लिखा गया कैपिटल टी से, राउंड को कैपिटल आर, येलो को कैपिटल वाई, इनफ्लेटेड को कैपिटल आई, कैपिटल जी ग्रीन, पी पर्पल एंड ए एक्सियल। और इन्हीं के ही कॉन्ट्रास्टिंग को स्मॉल लेटर से लिखा गया, डॉर्फ, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आई, स्मॉल जी, स्मॉल पी एंड स्मॉल ए। ये ध्यान रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखने की कैसे लिखा गया है उनको, क्योंकि जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे वहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ये पता होना चाहिए ना लिखा कैसे जाता है। अगर यही नहीं पता होगा तो हम चीज को समझ नहीं पाएंगे। ये बात बच्चों एकदम ध्यान रखनी है, राइट। तो ये कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। अगर कैरेक्टर है हाइट तो छोटी हाइट, बड़ी हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। क्लियर? अब इसके साथ साथ कुछ और चीज, जो कैपिटल में लिखे गए हैं इनको बोला जाएगा डोमिनेंट। जो कैपिटल में लिखे गए हैं उनको बोला जाएगा डोमिनेंट, और जो स्मॉल से लिखे गए हैं उनको बोला जाएगा रिसेसिव, राइट। सो कैपिटल वाले डोमिनेंट, स्मॉल लेटर्स वाले रिसेसिव। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली हमने कैरेक्टर किसको बोला है। तो मेंडल जब कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें से कोई भी कैरेक्टर वो ले सकते हैं, या नॉर्मली भी जब हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो इन 7 में से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो देखते हैं कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का फीचर। तो ऑर्गेनिज्म के फीचर में या प्लांट में फीचर में क्या आएगा? प्लांट का हाइट आ जाएगा, कैरेक्टर है। प्लांट के फ्लावर का रंग आ जाएगा, राइट। तो यहां पे आ जाएगा स्टेम हाइट, मतलब कि प्लांट हाइट, और फ्लावर का कलर। क्लियर? ये कैरेक्टर हो गया। दूसरा है ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के वेरिएबल फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर कैरेक्टर है प्लांट की हाइट,
अगर कैरेक्टर है प्लांट की हाइट तो इसके ऑल्टरनेट कैरेक्टर हो जाएंगे टॉल एंड ड्वार्फ. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर क्या कहलाएंगे? ट्रेट्स. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके दो फॉर्म, एक लंबी हाइट और एक छोटी हाइट हो जाएगा. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टर्म है जीन. द जीन टर्म गिवन बाय जोहानसन. जोहानसन वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेंडल ने जीन को बोला है फैक्टर और एलिमेंट. मेंडल को पता नहीं था कि जीन्स की वजह से सारी कहानी चल रही है, तो इन्होंने बोला था कि जो जीन है वो क्या है? फैक्टर है. इन्होंने जीन वर्ड भेजा ही नहीं है, समझाया ही नहीं. इन्होंने बोला कि फैक्टर है जिसकी वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें ट्रांसफर होती हैं, कैरेक्टर्स जाते हैं. सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर. डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जीन, और यही वो टुकड़ा है जो कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है. कैरेक्टर इसी की वजह से अपीयर होते हैं. सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जर्नली सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन. इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ हेरिडिटी और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जीन. इंपॉर्टेंट. केमिकली जीन इज डीएनए. जीन क्या है? केमिकली डीएनए है. ऑल जीन आर डीएनए. ऑल जीन्स आर डीएनए, क्योंकि जीन्स क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के. बट ऑल डीएनए इज नॉट जीन. अब ये सारी चीजें क्या कह रही है, बड़ा ध्यान से समझना है. अगर हम बात करते हैं जीन की, हम ये बोल सकते हैं कि जीन एक छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का, अ स्मॉल फ्रैगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए का काम है एमआरएनए बनाना, आरएनए बनाना. एमआरएनए भी याद नहीं रहे तो आरएनए बनाना. आरएनए बनाता है प्रोटीन. आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो एंजाइम बनाता है, और एक एंजाइम एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है. एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर. तो याद रखने वाली बात क्या है कि एक जीन, एक एंजाइम और एक कैरेक्टर, वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीन क्या है, तो इनहेरिटेंस की यूनिट है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने वाली यूनिट है. छोटा सा डीएनए का टुकड़ा है. क्लियर है? तो कैरेक्टर क्या है? फीचर. ट्रेट क्या है? वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसकी सहायता से इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है. क्लियर है? नेक्स्ट, अलील्स, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन. जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स. तो याद रखने वाली बात यह है कि एक जीन के जर्नली 2 एलील्स होते हैं, बट बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस हैं, तो 2 से ज्यादा एलील भी एक जीन के लिए हो सकते हैं, पर जर्नली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के लिए या एक जीन के लिए 2 एलील्स होते हैं. राइट? सो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन. अलील अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से बनते हैं. एग्जैक्टली क्या होता है? जो ओरिजिनल एलील होती है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई जीन है, वो ओरिजिनली प्रेजेंट है, और अगर उसमें कोई म्यूटेशन आ गया तो वो अपने फॉर्म्स बना लेगा.
क्लियर? अगर उसमें कोई बदलाव आ गया, उस जीन में कोई म्यूटेशन हो गया, तो वो अपने ऑल्टरनेट फॉर्म बना लेगा, वो अपने वेरिएबल फॉर्म बना लेगा। जैसे हमने क्या बोला कि हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट में टॉल कैरेक्टर शुरू से मौजूद था, वो ओरिजिनली प्रेजेंट था, बट उस टॉल में कोई बदलाव आया, उस टॉल में कोई बदलाव आया, तो जो जीन टॉलनेस के लिए जिम्मेदार था, उस टॉलनेस के जीन में कोई बदलाव आया, कोई म्यूटेशन आया, तो म्यूटेशन की वजह से एक और नया एक्सप्रेशन हुआ कैरेक्टर का, वो था डॉर्फ। क्लियर है? तो यहां पे अल्टरनेट फॉर्म हो गई टॉल एंड डॉर्फ। एलील प्रेजेंट एट सेम लोकाई और लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको एलील बोला जाता है। कैसे? ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सेट आता है मदर से, एक सेट आता है फादर से, राइट? ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से, 23 क्रोमोसोम फादर से। तो जो 23 और 23 हैं, ये सेट है पूरा, ये जो सेट है 23 पेयर, इसमें जिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, शेप, सेंट्रोमियर की पोजीशन मिलती है, सेम होती है, या उन पे जीन्स की लोकेशन सेम होती है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस में, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 23 क्रोमोसोम आए मदर से, 23 क्रोमोसोम आए फादर से। ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं क्रोमोसोम को। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, एंड सो ऑन, ये क्रोमोसोम नंबर 23 है। क्लियर है? अब 1 और 1 एक दूसरे के लिए होमोलोगस, 2 और 2 एक दूसरे के लिए होमोलोगस, 3 एक दूसरे के लिए होमोलोगस, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? अब ये जो 1 and 1 है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वो क्रोमोसोम है जिनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, इनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है देखने में सेम है, फिजिकली बाहर से देखने में एकदम समान है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन पे जो जीन्स की लोकेशन है वो भी सेम है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए इस क्रोमोसोम में यहाँ पे एक जीन लोकेटेड है, और ये जो जीन है ये मान लीजिए हाइट के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरे क्रोमोसोम में भी जो हाइट के लिए जिम्मेदार जीन होगा वो इसी सेम जगह पे लोकेटेड होगा, तो दैट इज लोकाई और लोकस, दैट इज लोकाई और लोकस और पोजीशन। तो सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन लोकेटेड हैं, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लीजिए कोई दूसरा जीन है, ये जीन है मान लीजिए आई कलर के लिए, तो यहां पे भी आई कलर का जीन, सेम लोकेशन पे आई कलर का जीन। मान लीजिए हेयर कलर, ये मान लीजिए हेयर कलर, तो दोनों क्रोमोसोम पे हेयर कलर का जो जीन है वो सेम लोकेशन पे। अब देखिए हाइट, मान लीजिए फादर की हाइट लंबी है, मदर की हाइट छोटी है। क्लियर है? तो मान लीजिए हाइट में टी यहाँ पे टॉल है और स्मॉल टी यहाँ पे डॉर्फ है, ये आया हुआ मदर से है, ये आया हुआ मदर से है, मान लीजिए स्मॉल टी, राइट, ये मदर से आया हुआ है। क्लियर? और ये आया हुआ है फादर से। तो जीन तो है हाइट का, अब वो कोई भी हो सकता है, उसके फॉर्म्स कोई भी हो सकते हैं। मैं जो बात समझाना चाह रही हूं
वो ये समझाना चाह रही हूं कि जीन्स एक कैरेक्टर के लिए सेम लोकेशन पे है, ठीक है, जीन्स एक कैरेक्टर के सेम लोकेशन पे है, बट उनके वेरिएबल फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे आई कलर, मान लीजिए फादर की आई का कलर ब्लैक है, मदर की आई का कलर ब्लूइश ग्रीनिश है, तो यहाँ पे है तो ये आई कलर का जीन, तो लोकेशन तो सेम होगी, बट फॉर्म्स वेरी कर सकती हैं। arises due to mutation and it is alternate form of gene, alternate या variable forms of genes है जिनकी लोकेशन सेम होती है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं alleles। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपके बार बार काम आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज होमोजाइगस, प्योर फॉर्म और ट्रू ब्रीडिंग। प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर alleles of a gene in diploid organism। मैंने आपको अभी समझाया कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर से एक फादर से, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दोनों एक साथ होंगे, राइट। तो यहां पे अगर होमोजाइगस कंडीशन है या ट्रू ब्रीडिंग है या प्योर ब्रीड है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंडीशन कौन सी होगी? ये कंडीशन होगी, मान लीजिए कैपिटल टी या स्मॉल टी। कैसे कह सकते हैं? देखिए इधर ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस मतलब इनके सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, इन पे जो जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं वो सेम लोकेशन पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जीन है, मान लीजिए हाइट के लिए है, हाइट में भी टॉल के लिए है, तो टॉल का जीन यहाँ पे भी इसी लोकेशन पे है और यहाँ पे भी इसी लोकेशन पे है और दोनों जीन सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी। तो होमो का मतलब होता है सेम कंडीशन, जीन्स की जो कंडीशन है वो सेम होना। अब ये कैपिटल से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, क्लियर। ये कैपिटल से भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल से भी। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों अलील्स या ये दोनों जीन्स सेम होंगी। मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उसमें मैंने बताया था जो कैपिटल से लिखे जाते हैं ये डोमिनेंट हैं और जो स्मॉल से लिखे जाते हैं वो रिसेसिव हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डोमिनेंट कंडीशन के हैं और ये हैं रिसेसिव कंडीशन के। क्लियर है? एक डोमिनेंट कंडीशन का, एक रिसेसिव कंडीशन का है। नेक्स्ट, हेटेरोजाइगस इम्प्योर। नो, नाम से ही पता चल रहा है हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट, राइट। द प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर alleles of a gene in diploid organism। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो डिसिमिलर जीन्स हैं। कैसे कह सकते हैं? ये होमोलोगस क्रोमोसोम, इन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो दोनों जीन्स हैं वो डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, हाइब्रिड। इनको हाइब्रिड भी हम बोल सकते हैं। हाइब्रिड कैसे बोल सकते हैं कि ये और ये जो हैं दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सो डिफरेंट जाइगस कंडीशन, डिफरेंट जाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस या इम्प्योर कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, हेमीजाइगस। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सिंगल अलील ऑफ जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सिंगल अलील भी प्रेजेंट हो सकती है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में अगर हम नॉर्मल ह्यूमन की सेल देखें, मेल की सेल देखें, तो मेल की सेल में जो 44 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो वही पेयर है एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। अब ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये क्या है? ये एक दूसरे से अलग हैं, राइट। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। तो
तो यहां पे क्या होगा, जो एलील का सेट होगा वो आधा होगा। एलील का जो सेट होगा वो कैसा होगा, आधा। कैसे होगा, जो एक्स पे है वो अपना खुद का है, ये भी हाफ सेट हो गया, ये हाफ सेट हो गया और ये भी हाफ सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो जीन्स लोकेटेड है वो इसमें नहीं है और जो इसमें लोकेटेड है वो इसमें नहीं है। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका हाफ सेट है, इसका देखा जाए तो इसका हाफ सेट है, तो सिंगल अलील है, यहाँ पे पेयर्ड अलील नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के होमोलोगस नेचर के नहीं है। सो हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ अलील्स। हेमी का मतलब होता है हाफ alleles are located, right? कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल के एक्स और वाई क्रोमोसोम पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डोमिनेंट अलील, द अलील दैट कैन एक्सप्रेस देम इन बोथ homozygous and heterozygous condition. Recessive allele, the allele that can express only in homozygous condition. तो ये थोड़ा सा एक बार पढ़ने पे ऊपर से उठ जाता है, इसको ढंग से समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। हमने बोला कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ध्यान से समझना इस बात को, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। इसके जो ऑल्टरनेट फॉर्म है वो है टॉल एंड ड्वार्फ। इनके ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है, टॉल एंड ड्वार्फ। अब अगर टॉल को लिखा जाएगा तो कैपिटल टी से, डॉर्फ को लिखा जाएगा तो स्मॉल टी से, क्योंकि ये प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है। इन दोनों से अगर एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, हाइब्रिड। क्लियर है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारे पास आ गई हैं 3 कंडीशन। अब शुरू से समझते हैं एक बात को, कैपिटल से लिखे गए डोमिनेंट प्रभावी, स्मॉल लेटर से लिखे गए रेसेसिव। तो अगर देखें ये और ये दोनों डोमिनेंट है, यहां पे ये डोमिनेंट है, क्लियर। अब जो स्मॉल लेटर से लिखे गए वो रिसेसिव, तो यहां पे ये रेसेसिव है और ये दोनों भी रेसेसिव है। एक तो ये बात हो गई। कैपिटल लेटर से लिखे गए, कैपिटल से लिखे गए डोमिनेंट, छोटी छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। स्मॉल लेटर से लिखे गए रेसेसिव, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, जहां पे दोनों जीन्स सेम है, जहां पे ब्लू आ गया, येलो आ गया, लेट मी चूज व्हाइट कलर, राइट। जहां पे आ गया दोनों जीन्स सेम है, सेम मीन्स होमो, डिफरेंट मीन्स हिटरो, क्लियर। तो ये दोनों, जहां पे दोनों जीन्स सेम है, यहां पे भी दोनों जीन्स सेम है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस। जहां पे दोनों अलग हैं, हेटेरोजाइगस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात अगर समझ में आ गई, बहुत चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी आगे जाके, समझ में आ गई तो ये बहुत ध्यान से समझनी है। कैपिटल लेटर से लिखे गए डोमिनेंट, स्मॉल लेटर से लिखे गए रेसेसिव। जहां पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स सेम हैं, दोनों अलील्स सेम है, होमो, डिफरेंट है, हेटेरो। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझना है। अगर दोनों जीन्स सेम है और वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का साधारण सा मतलब होता है जो प्रभावी है, जो अपना एक्सप्रेशन कर सकता है। तो ध्यान रखना हमेशा, जब अगर डोमिनेंट प्योरली प्रेजेंट होगा तो नेचुरली उसके साथ कोई है ही नहीं तो एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट जहां पे रेसेसिव के साथ आ गया
डोमिनेंट आ गया, ये डोमिनेंट है, ये बेचारा रेसेसिव है। तो जहां पे रेसेसिव और डोमिनेंट का सामना हो गया, डोमिनेंट रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, वो खुद एक्सप्रेस करेगा। वो रेसेसिव को चुपचाप बिठा देगा। जैसे दो बच्चे हैं, एक बहुत तेज है, बहुत शार्प है और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, और एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो नेचुरली वो बहुत जल्दी आंसर करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है उस वक्त। और एक दूसरा बच्चा है, वो चुपचाप बैठा है, तो वो डोमिनेंट की वजह से साइलेंटली चुपचाप एक जगह बैठा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, दैट इज रेसेसिव, वो है रेसेसिव। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर कंडीशन ये है तो तीन कंडीशन दोबारा से लेते हैं, कैपिटल टी, तो इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस। तो ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि यहां पे दोनों अलील्स डोमिनेंट है, सेम है और एक्सप्रेस करेंगे। दूसरी कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यहां पे, अब यहां पे क्या हुआ, ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मतलब है दोनों अलग अलग है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है। अब कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, तो इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और तीसरी कंडीशन आएगी स्मॉल टी, तो होमोजाइगस मतलब दोनों सेम है, बट कैसे हैं? रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे हम समझें, छोटी सी बात समझें तो हम ये बता सकते हैं कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, सो होमोजाइगस डोमिनेंट इज द कंडीशन व्हेन बोथ द अलील्स आर सेम। क्लियर? होमोजाइगस रिसेसिव, बोथ द अलील्स आर सेम। तो ये कैरेक्टर क्या बनेगा? ये कैरेक्टर यहां पे बनेगा डॉर्फ, ये कैरेक्टर यहां पे बनेगा प्योर टॉल, और ये कैरेक्टर बनेगा हाइब्रिड टॉल, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन, इट मे बी डोमिनेंट कंडीशन like this, it may be recessive condition like this, in which both the genes are same. एक्सप्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है, but when we are talking about heterozygous condition, both the genes or alleles are different, and here the gene which expresses itself is dominant. जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा, एंड विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दैट इज रिसेसिव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत, इसलिए इसको बहुत लंबा मैं पढ़ा रही हूं जिससे एक एक बात तुम्हें समझ में आ जाए। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे 4 टर्म्स मैंने क्लब कर दिए, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्लियर है? नेक्स्ट, फिनोटाइप। किसी का फिजिकल अपीयरेंस बाहर से देखने पे कोई हमें कैसा दिख रहा है, तो हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे कोई ह्यूमन है तो वो कितना लंबा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है, ये सारी चीजें फिजिकली दिखाई दे रही हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। जैसे हमें दिख रहा है कि छोटा पौधा बड़ा पौधा, अगर हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट पे या जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे टॉल एंड डॉर्फ हमें फिजिकली दिखाई दे रहा है। तो जो फिजिकली दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो अंदरूनी कैसा है, जीन्स के आधार पे कैसा है, दैट इज जीनोटाइप। The genetic constitution or the genetic makeup of an organism for a particular character.
मैंने एक चीज समझाई थी आपको थोड़ी देर पहले ही कि हमारे पास 3 कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन हमारे पास है कैपिटल टी, स्मॉल टी दूसरी कंडीशन, एंड तीसरी कंडीशन कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देती हूँ। यहां पे लिख लेते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, 3 कंडीशन। तो यहां पे अगर आपको फिजिकली देख रहे हो, अगर आप इसका फिनोटाइप देख रहे हो, तो फिनोटाइप बाहर से देखने पे आपको ये दोनों टॉल ही लगेंगे, और बाहर से देखने पे आपको ये बौना या डॉर्फ दिखाई देगा, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो, उसको फिजिकली देख रहे हो। वहीं आपने अगर जीन्स के बेसिस पे देखा कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन के आधार पे, मतलब जीनोटाइप के बेसिस पे आप इसको बोलेंगे प्योर टॉल। प्योर टॉल है, कोई मिक्सिंग नहीं है। दूसरे को आप बोलेंगे हाइब्रिड, हेटेरोजाइगस कंडीशन, हाइब्रिड टॉल, और तीसरे को आप बोलेंगे प्योर डॉर्फ। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जीन्स के आधार पे देखा जाएगा जीनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि फिजिकली देखा जाएगा उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। क्लियर है? ये तीनों कंडीशन समझ आ गई। Next is phenocopy. When two different genotypes placed under different environmental condition, जीनोटाइप को, अलग अलग जीनोटाइप को, 2 डिफरेंट जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा जाता है, बट दे डेवलप सिमिलर फिनोटाइप, फिर भी वो सिमिलर फिनोटाइप बना रहे हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? फिनोकॉपी। क्या कहेंगे? फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की फिनोकॉपी। जैसे यहां पे डिफरेंट जीनोटाइप है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो ये दोनों, ये डिफरेंट फिनोटाइप भी बना सकते हैं और ये सेम फिनोटाइप भी बना सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर फिनोकॉपी के बारे में हम बोले तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट जीनोटाइप को, मतलब जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा तो वो सिमिलर फिनोटाइप बनाएंगे, फिजिकल अपीयरेंस सेम दिखाएंगे और वो एक दूसरे की क्या होंगे? फिनोकॉपी होंगे। क्लियर है? एक दूसरे की क्या होंगे? फिनोकॉपी। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से।